आज के चैप्टर की शुरुआत में हम वो रुओ को वो फैमिली की एकेडमी में देखते हैं जहां वो लाइफ में पहली दफा आया था। पर अब उसका अपीयरेंस काफी बदल गया था, इसीलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पाता है। सब उसे काफी ज्यादा हैंडसम इंसान समझ रहे होते हैं जो कि पहली बार यहाँ आया है। अब अगले सीन में हमें वो रुओ की छोटी बहन शाओशे दिखाई जाती है, जिससे एक लड़का आकर बात करने लगता है और उससे फाइट करने के लिए पूछता है और शाओशे भी प्रैक्टिस फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस लड़की का नाम वूशिया होता है और वो शाओशे से कहता है कि मैं अपने पावर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे माफ कर देना अगर मैं तुम्हें हर्ट कर दूँ तो। पर तभी हम देखते हैं कि वो लड़का अचानक से एक डीमन स्पिरिट को वहां पर समन करने लगता है। तो इस डीमन स्पिरिट का नाम 100 इयर्स घोस्ट होता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिट होती है। यहाँ शाओशे अपने तालिस्मान से उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ वूशिया भी एक के बाद एक खतरनाक हमले किए जा रहा था, जिस पर शाओशे तुरंत ही कहती है कि ब्रदर, आपने तो कहा था कि हम नॉर्मल फाइट करेंगे, आखिर आप मुझ पर जानलेवा हमला क्यों कर रहे हो। तभी वो डीमन स्पिरिट एक काफी खतरनाक हमला शाओशे पर कर देती है। यहाँ शाओशे तो काफी ज्यादा डर जाती है और वूशिया बताता है कि हम दोनों तो बस नॉर्मल फाइट कर रहे हैं, अगर अभी तुम्हें चोट लग भी जाए तो ये मेरी गलती नहीं होगी, वैसे भी तुम कमजोर हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारे ये मामूली से तैलिस्मान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कहते हुए वो अपने डीमन स्पिरिट की मदद से काफी खतरनाक अटैक कर देता है। यहाँ वुरुओ की छोटी बहन अपने आप को बचाने की काफी कोशिश कर रही होती है और वो लड़का पूरा प्लान कर चुका था कि वो उसे आज खत्म कर देगा। और हम देखते हैं काफी खतरनाक अटैक शाओशी पर लगने ही वाला होता है कि तभी वुरुओ वहां पर आ जाता है और वो सीधे ही जंप करके अपनी बहन को बचा लेता है। पर तभी उस डीमन स्पिरिट का हमला वुरुओ पे लगने वाला होता है। सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, पर वो स्पिरिट जैसे ही वुरुओ को टच करती है उसकी बॉडी में खुद ब खुद ही आग लग जाती है और वो बहुत ही बुरी तरह से तड़पने लगती है। क्योंकि हमारे वुरुओ की ताकत काफी ज्यादा थी, इसीलिए वो शिया की भी कल्टीवेशन डैमेज हो जाती है और वो काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है। यहाँ तभी वो शिया का भाई आकर उसे हील करने की कोशिश करता है। तभी प्रिंसिपल वहां पर आ जाते हैं और तभी एक लड़की प्रिंसिपल को बताती है कि वो शिया साओशी को परेशान कर रहा था और उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। अगर अभी यहाँ पर ये नीले कपड़ों वाला ना आया होता तो साओशी काफी बुरी तरह से घायल हो सकती थी। यहाँ वो शिया का भाई तो अभी भी अपने भाई को डिफेंड कर रहा होता है, पर पूरे स्कूल के सभी बच्चे साथ में ही कहने लगते हैं कि ये उसकी ही गलती थी, जिसे प्रिंसिपल भी समझ जाते हैं और वो वुशिया को ही पनिशमेंट दे देते हैं और कहते हैं कि उसे काफी ज्यादा कोड़े पड़ेंगे। यहाँ वुशिया का भाई उसके खिलाफ तो जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब अगले सीन में हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि वुरुओ से आकर पूछता है कि आखिर वो कौन है और वो फैमिली की एक अकेडमी में क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ आउटसाइडर्स का आना अलाउड नहीं है। यहाँ वुरुओ तुरंत ही मास्टर को ग्रीट करता है और इन्हें बता देता है कि वो फैमिली का ही हिस्सा है, वो फैमिली के पैट्रियार्क का बेटा है। और जब सभी लोगों को पता चलता है कि वो वुरुओ है, किसी को यकीन नहीं होता क्योंकि वुरुओ तो काफी मोटा हुआ करता था। प्रिंसिपल भी हंसने लगते हैं और कहते हैं तो आज तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर वुरुओ बताता है कि पहले मेरी हेल्थ के कारण मैं कभी भी फॉर्मल एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर पाया, तो आज मैं यहाँ आपसे सीखने के लिए आया हूँ, जिसके लिए प्रिंसिपल भी मान जाते हैं। यहाँ शाओशी काफी खुश हो जाती है कि अब वो अपने ब्रदर के साथ स्कूल आ सकती है और वो उसे हक कर लेती है। फिर हम उन दोनों को साथ में बात करते हुए देखते हैं जहाँ शाओशी कहती है कि ब्रदर, मुझे आपको काफी कुछ बताना है। फिर वो बताना शुरू करती है कि हमारे नॉर्दर्न कोर्टयार्ड के एक कजन और सदर्न कोर्टयार्ड के एक कजन ने एक दूसरे से भागकर शादी कर ली। इससे हमारी फैमिली में काफी बड़ा केओस मच चुका और दो फैमिली बहुत ही बुरी तरह से एक दूसरे से फाइट करने लगी। फिर शाओशी वुरुओ को बताती है कि वो शिया भी नॉर्दर्न फैमिली का है और हम सदर्न फैमिली के, इसीलिए वो मेरे खिलाफ इल इंटेंशन लेकर आया था। जिस पर वुरुओ से कहता है इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हमेशा होशियार रहा करो। इसके लिए शाओशी भी मान जाती है और वो तुरंत ही वुरुओ से कहती है, ब्रदर, मैं आपको इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानियां बताती हूँ पर आप कभी भी एक्साइटेड नहीं होते हो, क्या आपको हमारी फैमिली में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ वुरुओ तो सोच रहा होता है कि अब वो क्या जवाब दे, क्योंकि उसके साथ ऐसा पिछली लाइफ में भी हो चुका है, तो वो सब कुछ जानता है। अब अगले सीन में हम वुरुओ को और हे शिवानी को साथ में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ शिवानी तो काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि वुरुओ कल्टीवेशन में काफी ज्यादा फास्ट था। उसने काफी जल्दी कल्टीवेशन में एक अच्छा खासा लेवल अचीव कर लिया था, जिसके बारे में वो वुरुओ से पूछता है और कहता है आखिर तुम इतनी जल्दी कल्टीवेशन कैसे कर पा रहे हो। जिसपे वुरुओ कहता है मैं कुछ दिनों से बीमार था ना, जैसे ही मैं ठीक हुआ अचानक से मेरी पूरी बॉडी स्पिरिचुअल पावर से भर गई। पर
पर रियलिटी में तो वो ये सब अपनी पिछली लाइफ में ही कर चुका था, जो पावर्स आज भी उसके पास थी। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आ जाता है जो कि बताता है वुरुओ से मिलने उसका बेस्ट फ्रेंड जिज़ैंग आया है। यहाँ है शुआनी तुरंत ही वुरुओ को प्राइवेसी देने के लिए वहाँ से चला जाता है और कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ पर तुम कोई मुसीबत खड़ी मत करना और उस बेकार इंसान से तो दूर ही रहना। फिर हम देखते हैं जिज़ैंग वहाँ पर आ जाता है और वुरुओ उसका वेलकम करता है और उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हें तो मेरी याद ही नहीं आती है। पर जैसे ही जिज़ैंग सामने की ओर देखता है वो तो बिल्कुल हैरान रह जाता है और वो इस नए वुरुओ को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता। यहाँ वुरुओ से कहता है मैं तो काफी बदल गया हूँ, है ना? यहाँ जिज़ैंग भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर मैं तुम्हें पहले से नहीं जानता होता तो मैं तुम्हें आज बिल्कुल नहीं पहचान पाता। और वो उससे पूछता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, इस पे वुरुओ बताता है कि बस ऐसे ही, मुझे नहीं पता, मैं अचानक से ठीक हो गया। जिससे हम देखते हैं जिज़ैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ जीजैंग भी वुरुओ से उसकी ही फैमिली के बारे में बात करने आया था। वो कहता है कि मैंने सुना तुम्हारी नॉर्दर्न एंड सदर्न फैमिली एक दूसरे से फाइट कर रही है। यहाँ वुरुओ कहता है मैं तुम्हारी चिंता को समझता हूँ, तुम पक्का मेरी सेकंड आंट के लिए परेशान होंगे ना। जिस पर जीजैंग को याद आ जाता है कि वुरुओ की सेकंड आंट ने काफी उसकी पिटाई लगाई थी, इसलिए कहता है कि मैं उसके बारे में बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। फिर जीजैंग वुरुओ को बताता है कि आज मैं अकेडमी में आया हूँ कोई टीचर ढूंढने के लिए जो कि मुझे कल्टीवेशन करना सिखा सके। तभी वुरुओ को अचानक से पिछली लाइफ की बात याद आ जाती है जहाँ उसने अपनी मौत से पहले जिज़ैंग के टीचर को देखा था। उस टीचर ने ही जिज़ैंग को वुरुओ को मारने को कहा था और कहा था कि उसकी आंखें निकाल लो। ये याद आते ही वुरुओ तुरंत ही जिज़ैंग की तरफ देखने लगता है और अपनी शैडो स्टीलिंग की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जिज़ैंग के माइंड को कंट्रोल करने लगता है। और वो तुरंत ही जिज़ैंग को कंट्रोल करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कोई टीचर मिल जाता है तो सबसे पहले मुझे आकर उसके बारे में बताना। और यहाँ हम देखते हैं जिज़ैंग पूरी तरह से वुरुओ के कंट्रोल में जा चुका था। अब अगले दिन में हम वुरुओ को देखते हैं जो कि अपने मॉम डैड से मिलने आया होता है, जहाँ वो लोग काफी ज्यादा परेशान थे। फिर वो वुरुओ को बताते हैं कि तुम्हारी दादी ने हमें मिलने बुलाया है। यहाँ शाओशी भी वुरुओ को बताती है कि शायद वो लोग हमारे खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं। यहाँ वुरुओ के डैड कहते हैं तो चलो हम जल्दी से उनसे मिलकर आते हैं वरना तुम्हारी ग्रैंड मदर काफी ज्यादा नाराज हो जाएगी। और वुरु भी कहता है कि क्यों ना मैं आपको ज्वाइन कर लो, वैसे भी मैं दादी माँ से काफी लंबे समय से नहीं मिला हूँ। यहाँ फिर वुरु हमें बताता है कि उसकी ग्रैंड मदर उसकी मॉम को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती है क्योंकि उसकी मॉम काफी ज्यादा पुअर फैमिली से है और ना ही उसकी मॉम के पास कोई स्पिरिचुअल पावर है, इसीलिए वो लोग हमेशा ही हमें बुली करते हैं। अब हमें अगला सीन वुरुओ की ग्रैंड मदर का दिखाया जाता है। उनके वहां आते ही सेकंड हैंड तो उन्हें ताना मारते हुए कहती है कि तुम लोग काफी देरी से आ रहे हो, तो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इनके लिए रिस्पेक्ट बाकी नहीं है। और ग्रैंडमा भी हमें काफी ज्यादा एंग्री दिखाई पड़ती है, पर वुरुओ के डर बात संभालते हुए कहते हैं मॉम मैं आपके लिए जिनसेंग लेने गया था इसीलिए थोड़ी लेट हो गई, मुझे माफ करना। जिस पर वहाँ दादी माँ तो काफी ज्यादा एटीट्यूड में बैठी होती है और वो वुरुओ की तरफ देखकर कहती है तो तुम भी आए हो। वुरुओ तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता है, जिस पर ग्रैंडमा कहती है ये पहले से काफी बदल चुका है पर अब तो ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखाई पड़ रहा है। और वो तुरंत ही कहती है तुम्हारे पतले होने का फायदा क्या जब तुम्हारी बॉडी में बिल्कुल भी पावर नहीं है, रहोगे तो तुम बेकार ही। और यहाँ सेकेंड आंट और थर्ड आंट मिलकर उसका काफी मजा लेने लगती है और हंस रही होती है। यहाँ पर वुरुओ के फादर तो काफी गुस्सा हो जाते हैं और मॉम से कहते हैं अपने कि आप ऐसा नहीं कह सकती हो। पर ग्रैंडमा तो बिल्कुल रुकने वाली नहीं थी, वो काफी सारा बकवास कर रही होती है। और यहाँ पर तभी थर्ड आंट भी वुरुओ की ग्रैंडमा को भड़काने लगती है और कहती है कि आप सीधे सीधे उन्हें बता दो ना जिसके लिए आपने बुलाया है उन्हें। यहाँ ग्रैंडमा सीधे ही उन्हें कह देती है कि अभी हमारी नॉर्दर्न फैमिली और सदर्न फैमिली के बीच में फाइट हो रही है, उन लोगों की फाइटिंग के कारण हमारे कोर्टयार्ड को काफी हानि हुई है और उन्होंने काफी सारे महलों को तोड़ दिया है, तो हम चाहते हैं कि इसका पूरा खर्चा तुम उठाओ क्योंकि केवल हम ही लोग उससे फाइट करते हैं, तुम लोग तो फाइट भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम सभी बेकार हो, तुम्हारे अंदर कोई पावर नहीं है। और दादी माँ उनसे काफी ज्यादा पैसे मांग रही होती है। यहाँ तभी सेकंड हैंड भी कहती है कि तुम लोग तो काफी ज्यादा बेकार हो, तो इस बार तुम्हें ही पूरी फैमिली के रिपेयर का खर्चा उठाना होगा। इस पे वुरुओ के फादर तुरंत ही कहते हैं सिस्टर इन लॉ आपको पता है ना हमारी फैमिली के पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है, तो हम कोई भी जॉब नहीं कर सकते हैं, आखिर इस वक्त हम आपको इतना सारा पैसा कहाँ से देंगे। जिस पे सेकंड हैंड तुरंत ही कहती है मुझे पता है तुमने कुछ पैसे छुपा के रखे हैं शाओशी
की शादी के लिए तुम वो पैसे हमें दे सकते हो। और यहाँ ये लोग वुरुओ के फादर के बची खुची पैसे भी मांग रहे थे। यहाँ ग्रैंडमा भी कहती है कि वो फैमिली के लिए सभी लोग कोई ना कोई काम करते हैं, तुम सभी केवल हमारे रिसोर्सेज को वेस्ट करते हो, तो अब तुम्हें भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना होगा। यहाँ वुरुओ के फादर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं अपनी मॉम को ऐसा कहते हुए देखकर। अब वुरुओ बीच में इंटरप्ट करता है और कहता है, दादी माँ, मेरे फादर ने ऑलरेडी आपको बता दिया ना कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। यहाँ वुरुओ के फादर तुरंत ही उसे रोक देते हैं बोलने से और तुरंत ही अपनी मॉम से कहते हैं, आपको पैसे चाहिए ना, तो ठीक है, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे वुरुओ तुरंत ही अपने फादर को रोकने की कोशिश करता है, पर वुरुओ के डैड नहीं रुकते और वो कहते हैं, आपको पैसे चाहिए, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर आज मैं यहाँ जस्टिस के लिए आया हूँ, आपको मुझे न्याय देना होगा। सेकंड सिस्टर इन लॉ के बेटे ने मेरे बेटे को पिटवाने के लिए कुछ लोगों को पैसे दिए और वो सभी लोग मिलकर मेरे बेटे वुरुओ को बुली करते हैं। मॉम, क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये सब हमारी फैमिली के साथ गलत हो रहा है? आपको इसका इंसाफ करना होगा। तभी सेकंड लेडी तुरंत ही चिल्लाते हुए कहती है, ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को काफी ज्यादा पीटा है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। और फिर वो तुरंत ही रोना धोना शुरू कर देती है और कहती है, मदर, इनके बड़े बेटे ने मेरे छोटे बेटे को काफी ज्यादा मारा है, वो बेचारा बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है, असली न्याय तो मुझे चाहिए। जब वुरुओ के डैड तुरंत ही उन्हें डिफेंड करते हुए कहते हैं, तुम लोगों ने ये सब शुरू किया था, सबसे पहले तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया था, मेरा बड़ा बेटा तो केवल अपने छोटे भाई का बदला ले रहा था। यहाँ इसे तो सेकंड लेडी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, भले ही मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे को परेशान किया, पर फिर भी तुम लोगों के पास ये अधिकार नहीं है कि तुम मेरे बेटे को हर्ट कर सको। हमारी फैमिली ने वो फैमिली के लिए काफी कुछ किया है। यहाँ वुरुओ के डैड कहते हैं, तुम्हारे बेटे ने तो हमारे ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार किया, वो बार बार हमारी फैमिली से आकर हमारा स्पेशल वेपन लेकर चला जाता है और कभी भी नहीं लौट आता है। चलो ये सब हमने जाने भी दिया, पर उसने वुरुओ को इतना ज्यादा परेशान किया कि वुरुओ बुरी तरह से घायल हो चुका था और वो बार बार वुरुओ को परेशान करता रहा। एक बार अगर उसके भाई ने उसका साथ दे दिया और उसे सपोर्ट कर दिया तो इसमें क्या गलत हो गया। और फिर वो तुरंत ही अपनी मॉम से कहते हैं कि मॉम, अब आपको ही जस्टिस करना होगा, आपको मेरे छोटे बेटे के लिए इंसाफ करना होगा। यहाँ पे सेकंड लेडी भी रोते हुए अपने मदर इन लॉ के पैर में पड़ जाती है और कहती है कि हाँ मॉम, आपको इंसाफ करना होगा, आप मेरे छोटे बेटे को इतना परेशान नहीं देख सकती ना, आप इसके बेटे को सजा दीजिए। पर यहाँ दादी माँ के तो कुछ अलग ही प्लान्स होते हैं। वो सोचती है कि आज मैंने इसे यहाँ पर पैसे मांगने के लिए बुलाया था, अब ये पैसे देने के लिए तैयार हो चुका है, तो इस जैसे बेकार इंसान की मुझे कोई बात नहीं सुननी चाहिए। वैसे भी इसके पास स्पिरिचुअल पावर नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर दादी माँ अपना घटिया दिमाग चलाते हुए कहती है कि वुरुओ तो ऐसे भी बिना स्पिरिचुअल पावर के पैदा हुआ है, तो इसमें वुयू की कोई गलती नहीं कि वो उसे बुली करता है। वुरुओ को खुद ही खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना चाहिए, इसीलिए इस गलती के लिए मैं वुयू को कोई सजा तो नहीं दे सकती हूँ और मैं उम्मीद करूंगी कि तुम लोग भी वुयू से दूर रहोगे। और आज मैंने तुम्हें केवल यहाँ पर कोर्टयार्ड के रिपेयर के लिए बुलाया था, तो इस बारे में और हम बात नहीं करेंगे। तुम्हें बस जितना कहा गया है तुम उतना करो और जल्दी से जल्दी हमें पैसे लौटा दो। इससे वुरुओ के डैड काफी हैरान हो जाते हैं कि उसकी मॉम कितनी मतलबी हो सकती है और सेकंड लेडी काफी बुरी तरह से हंसने लगती है और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप गाइस आपको आज का ये चैप्टर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।